गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 के आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर 1 जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ तक देखा था, और कूलम्ब्स लॉ के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया था। तो कूलम्ब्स लॉ था क्या स्टूडेंट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर था। यूनिट क्या था इसका, न्यूटन। कूलम्ब्स लॉ का लास्ट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने E की वैल्यू निकाली थी। E क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या था, न्यूटन पर कूलम। क्या था स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलम। ये दोनों वैल्यू हम लोग डिराइव कर चुके हैं। तो चूंकि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, तो हम लोग यहीं से ही स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। और बेसिक आप लोग याद रखेंगे कि आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे। जब भी हम लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैं आप लोगों का नोट्स प्रॉपरली पहले चेक करूंगा, और चेक करने के बेसिस पे ही हम लोग आगे बढ़ भी पाएंगे स्टूडेंट। क्योंकि ऑनलाइन में कितना पढ़ रहे हैं, क्या छूट रहा है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा पाया है, ये आपके नोट्स से ही पता चलेगा। तो रेगुलरली आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चले। तो आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या देखेंगे स्टूडेंट, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में कूलम्ब का नियम, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वेक्टर फॉर्म में भी देखना, क्योंकि आगे जब हम लोग उपयोग करेंगे तो वेक्टर साइन कई जगहों पे उपयोग होता है। तो माना दो चार्जेस है, क्या क्या चार्ज है, दो आवेश क्या क्या है, Q1 और Q2 है। माना दो आवेश क्या क्या है, Q1 और Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, मान के चलते हैं F। लेकिन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, मान के चलते हैं R। अब मान के चलो Q1 चार्ज के कारण Q2 पर अगर फोर्स लग रहा है, बोलेंगे क्या, बोलेंगे Q1 चार्ज के कारण Q2 पर फोर्स लग रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे F12। क्या लिखेंगे, F12। F ना लिख के इसको क्या लिखना पड़ेगा, F12 लिखना पड़ेगा। F12 मतलब पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला फोर्स, F12। तो F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है। Q1 और Q2 कांस्टेंट है, R स्क्वायर को भी कांस्टेंट ले लिए, तो एक यूनिट वेक्टर इसमें R12 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेंगे R12 इज वेक्टर अलोंग, इसको A नेम दे देते हैं, इसको B, AB डायरेक्शन, AB डायरेक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे, AB के अनुदिश, AB के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश। मतलब वेक्टर फॉर्म में डिनोट करने के लिए हम लोग फोर्स को तो F12 लिख दिए, लेकिन जब अगर हम लोगों को डिस्टेंस को भी बताना है तो यूनिट वेक्टर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी हम लोग स्केलर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन देख रहे थे, तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन है मान के चलो। ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन मतलब सदिश प्रक्षेपण। तो सदिश प्रक्षेपण में क्या करते हैं, अगर हम लोगों को उसको सदिश रूप में निरूपित करना रहता है, वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना रहता है, तो यूनिट वेक्टर का क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो F12 क्या होगा, पहले के कारण दूसरे पे लगने वाला फोर्स। तो पहले से लेकर दूसरे तक का डिस्टेंस, पहले से दूसरे तक का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर दूसरे के कारण पहले पे जब फोर्स लगेगा तो इसको F21 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे स्टूडेंट, इसको F21 से डिनोट करेंगे। सो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर R21। ठीक है, जहां पे R21 यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अलोंग BA डायरेक्शन, BA डायरेक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे, BA के अनुदिश, BA के अनुदिश स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, सॉरी इकाई सदिश, इकाई सदिश। ये हो गया कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टूडेंट। अगर A के कारण B पर फोर्स लग रहा है तो F12 फॉर्मूला इतना, B के कारण A पर फोर्स लग रहा है तो F21 फॉर्मूला इतना।
और अगर इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बोलेगा तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E Q बाई आर स्क्वायर और आर कैप कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा आर कैप। क्लियर हो गया, आर कैप का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली आप लोग याद रखेंगे जब भी हमको वेक्टर साइन का डिनोट करना है, ठीक है, सदिश रूप लाना है तो यूनिट वेक्टर प्रोजेक्शन का क्या किया जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसी के आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कुछ। तो इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, जो टॉपिक स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट होता है। ये एक्चुअली में पुराने क्लासेस का था, ये मेरे को उसी टाइम पे ही कंप्लीट करना चाहिए था बट हो नहीं पाया किसी कारणवश, तो आज ये कंप्लीट करते हैं। अब आज से हमारी मेन क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसमें हम लोग टॉपिक टू टॉपिक पूरा पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे फिजिक्स को। इसमें आप लोगों को जो भी डाउट रहता है एटलीस्ट कम से कम वीडियो को 2 बार देखिएगा। मैं शुरू में आपको 20 से 25 मिनट का ही वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसको आप रिपीट करके देख सकें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी तो 40 मिनट्स तक का वीडियो, एट लास्ट 40 है, ओके, मतलब 30-40 के बीच का वीडियो रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ two equal and opposite charges, two equal and opposite charges kept very near to each other, kept very near to each other are called electric dipole, या is called electric dipole। क्या, a system of two equal and opposite charges kept very near to each other is called electric dipole। दो समान परंतु विपरीत आवेश को एक दूसरे के निकट में रखा जाए, समान परिमाण लिख लेंगे यहाँ पे, परिमाण, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, दो समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा वाले आवेशों को एक दूसरे के निकट रखा जाए तो यह तंत्र विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। याद रखेंगे, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट डायरेक्शन चार्जेस आर केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर, मतलब दो समान आवेश ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड समान है, जिसका परिमाण समान है, 1 2 3 4 वैल्यू सेम है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन एक इस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी Q का है, इसका मैग्नीट्यूड भी Q का है, लेकिन ये प्लस Q है और ये क्या है, माइनस Q है। प्लस और माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो यदि दो हम लोग समान आवेश ले लें, क्या ले लें, दो इक्वल चार्ज ले लें, मतलब इक्वल बोलने का मतलब उसका क्या सेम होना चाहिए, परिमाण, वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन उसका डायरेक्शन डिफरेंट है, और दोनों को एक दूसरे के बहुत पास में रख दिया जाए। माना कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, 2L, जहाँ पे ये इफेक्टिव लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाएगा, प्रभावी लंबाई कहलाता है। तो यदि हम लोग दो आवेश ले लें, दो चार्जेस ले लें और दोनों चार्जेस को एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में रखें और एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में रख दिया जाए तो ये जो सिस्टम क्रिएट होता है, ये सिस्टम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाएगा ये सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। अब इसी में अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत
द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल द प्रोडक्ट ऑफ any one charge and effective length is called क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसी विद्युत द्विध्रुव में लिखेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल को, किसी एक आवेश तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई सा भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेते हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में या तो इस चार्ज दोनों में से किसी भी एक चार्ज और दोनों के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ रहता है, प्रभावी लंबाई रहता है, उसके प्रोडक्ट को, गुणनफल को, ये चार्ज हो गया और ये उसका प्रोडक्ट हो गया, दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? स्मॉल p से। तो p बराबर क्या होता है? q इंटू 2l। p बराबर क्या होता है? q इंटू 2l, ठीक है। अब p इज अ वेक्टर क्वांटिटी, p एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि है? क्योंकि p इज इक्वल टू q इंटू 2l, ये इसकी वजह से, इसका भी दिशा होता है इसलिए इसका भी दिशा होगा, और जिसका दिशा होगा, जिसका डायरेक्शन होगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर आप इसका यूनिट लेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट होता है कूलम और इसका यूनिट होता है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। याद रखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से डिनोट किया जाता है, छोटे p से डिनोट किया जाता है, और p की वैल्यू क्या होती है? q इंटू 2l होती है। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ पर तक? कोई डाउट? ठीक है, अब इसको कर देते हैं इरेज। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये होता क्या है? इसको E से डिनोट करते हैं और E की वैल्यू क्या होती है? F/Q0 होती है। E इज इक्वल टू F/ क्या होता है? Q0 होता है। ये अपन देख के आ चुके हैं। या E की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r²। ये अपन देख के आ चुके हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना है वो किसके लिए निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। किसके लिए निकालना है? इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए टोटल दो कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति। कौन सा स्थिति बोलेंगे? अक्षीय स्थिति। इसको इन ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन ऑन पोजीशन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इन ऑन पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सियल पोजीशन क्या होता है? ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन को पहले बढ़िया समझेंगे, तब अगर डेरिवेशन बनेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से इसको समझ के क्लियर करना है, और साथ ही साथ इसको आप लोग नोट भी करेंगे। अभी नहीं, आप पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। तो एक्सियल पोजीशन अच्छी स्थिति क्या होता है? कोई सा भी एक डायपोल ले लेते हैं। डायपोल मतलब दो अलग अलग चार्ज, एक Q, ठीक है, दो चार्ज ले लिया हमने, एक +Q चार्ज ले लिया, एक क्या ले लिया? -Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी रहती है? 2l रहती है। डायपोल में यहां तक क्लियर है हम लोग को। अब बेसिक याद रखना, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा रहती है, द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज कॉल्ड एक्सिस। द लाइन joining the two charges is called axis.
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। अब इसी अक्ष में अगर आगे बढ़ाने पर कोई सा पॉइंट P मिलता है, अगर इसी एक्सिस में इसको आगे बढ़ाने पर कोई सा पॉइंट हमको क्या मिल जाता है? P मिल जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ निकाला जाता है? अक्ष में। तो इस स्थिति को कौन सी स्थिति बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड on axis of the dipole, then it is called axial position. यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ज्ञात की जाए, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ज्ञात की जाए तो इसको कौन सी स्थिति बोलते हैं? अक्षीय स्थिति बोलते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द एक्सिस पर अगर ज्ञात कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। ठीक है। अब इसको कहां से निकाला जाता है? सेंटर ऑफ द डाइपोल। माना सेंटर पॉइंट क्या है इसका? O है। O से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो कितना है मान के चलते हैं? R। कितना है मान लेते हैं? R है। लेकिन R पे एक भी चार्ज नहीं है तो O से तो डायरेक्ट निकल नहीं सकता। हमारे चार्ज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? B में प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? A पर प्रेजेंट है। तो हमको B से एक बार निकालना पड़ेगा, A से एक बार निकालना पड़ेगा। फिर समझेंगे। हमको जब भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो केंद्र से निकाला जाता है। माना सेंटर पॉइंट क्या है? O है। O से P के बीच का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। O से P का दूरी कितना है? R है। डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता क्योंकि O में चार्ज नहीं है, या कौन सा चार्ज लेंगे हमको पता नहीं है। हमारे पास चार्ज कहाँ पे है? B में है। तो हम लोग एक बार B से P निकालेंगे, एक बार A से P निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। अब जब हम लोग B से P निकालेंगे, ठीक है, तो B से P कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान के चलते हैं E1। अब E1 की दिशा इस तरफ है, तो अगर हम लोग A से P निकालेंगे तो E2 की दिशा अपोजिट रहेगी। ये मान लेते हैं E2 निकलेगा, तो E2 का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट, क्योंकि एक अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा अपोजिट में जाएगा। काहे जाएगा अपोजिट में? क्योंकि उसका चार्ज अपोजिट है। क्लियर है यहाँ पर तक? ठीक है। अब देखो O से P क्या है? R है, और O सेंटर पॉइंट है। टोटल A और B के बीच की दूरी 2L है, तो O से B की दूरी भी L हो जाएगी, और O से A की दूरी भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। O से B भी L और O से A भी L हो गया। क्लियर है यहाँ पर तक? O से B भी L और O से A भी L हो गया। 2L को हम लोग दो भागों में बांट दिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें प्लस Q और माइनस Q चार्ज प्रेजेंट है। दोनों को मिलाने वाली रेखा एक्सिस कहलाती है। अब एक्सिस में अगर किसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो ये एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। अब अक्षीय स्थिति में इसका मान ज्ञात करना है तो सेंटर से निकालते हैं। सेंटर में चार्ज नहीं है तो हम लोग को कॉर्नर पे जाना पड़ेगा। दोनों कॉर्नर पे अलग अलग चार्ज है, तो पहले के कारण E1 और दूसरे के कारण E2 बन रहा है। O से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। O से B L हो जाएगा और O से A B क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। धन Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हो गया? अब धन Q आवेश मतलब E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? Q। डिस्टेंस क्या है? B से लेके P का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? BP का स्क्वायर हो गया। अब BP का जो डायरेक्शन है वो क्या है स्टूडेंट? BP इज इक्वल टू, देखो ये टोटल दूरी R है और ये दूरी L है, तो BP कितना हो जाएगा? जैसे एक लाइन है, ये 5 मीटर का है और ये 3 मीटर का है, तो आपको ये वाला मीटर निकालने को बोलेगा। कैसे निकालेंगे? 5 में से 3 को माइनस, तो ये टोटल R है और ये वाला दूरी L है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? BP इज इक्वल टू R माइनस L हो जाएगा। R माइनस L होगा, पुट करोगे तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 1 हो गया स्टूडेंट। क्लियर है?
इक्वेशन नंबर 1 सभी को क्लियर है? नेक्स्ट निकालते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ऋण Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ऋण Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर। पूरा A से लेके कहां तक नाप देंगे? P तक। और AP का मान कितना है स्टूडेंट? ये इतना दूर R है और इतना दूर L है, तो टोटल दूर कितना हो जाएगा? R प्लस L हो गया। तो E2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। माइनस L है स्टूडेंट, यहाँ पे चार्ज याद रखेंगे। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? सेकंड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन और Q भी कॉमन, क्या बच जाएगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन, Q और Q दोनों में कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया स्टूडेंट। क्लियर है? अब इसके आगे क्या करेंगे? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से समझना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अलग अलग जाते हैं, तो एलसीएम में दोनों को लिख देंगे। R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब R प्लस L का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। जब दोनों डाटा डिफरेंट रहता है तो दोनों को जस्ट कॉपी करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। अब फॉर्मूला लगाने स्टूडेंट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ राइट कर देते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई में राइट करके क्या ले लेते हैं? होल स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों को एक साथ राइट कर दिया और होल स्क्वायर ले लिया। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। क्लियर है? मतलब मैंने क्या किया? A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहीं तक एक बार रिपीट देखते हैं, फिर इरेज करके आगे देखेंगे। पहला हम लोग E1 निकालेंगे, B के कारण P पर प्लस Q चार्ज के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या आ जाएगा? BP का स्क्वायर, जहां पर BP की वैल्यू क्या हो जाएगी? R माइनस L हो जाएगी। तो R माइनस L को जब यहाँ पुट करोगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। फिर माइनस Q चार्ज के कारण P पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन AP का स्क्वायर। AP कैसे निकलेगा? ये वाला दूरी R है और ये वाला दूरी L है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? R प्लस L हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन, ये E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 यहाँ पे पुट करेंगे। कुल निकालना है, टोटल निकालना है। 1/4 पाई कॉमन निकल गया, Q और Q दोनों में कॉमन निकल गया, तो यहाँ 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये दोनों नीचे में कॉपी हो गया। A प्लस बी का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, A माइनस बी का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है? अब इसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट? इसके आगे हमको करना है सॉल्व। क्या होगा? E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A माइनस बी A प्लस बी, A माइनस बी A प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो पहले से है। A माइनस बी A प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या बच जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 4RL, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। अब इसको ब्रेक करेंगे, ई इक्वल टू क्या कर सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू 2L, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। अब Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हो, अभी पढ़ के आ चुके हैं, क्या जानते हैं हम लोग, Q इंटू 2L इज इक्वल टू स्मॉल p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q इंटू 2L की जगह p लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR या 2RP भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया न्यूटन पर कूलाम। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलाम में आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलाम में आंसर आने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो आता है इसके कंडीशंस आते हैं, क्या कंडीशन आएगा, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन L, यदि R का मान अत्यधिक बड़ा हो जाता है किससे, L से, देन L शुड बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, शुड बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो हम लोग L को, यदि R का मान L से अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो L को नगण्य मान लेते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, L को हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, नगण्य मान लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर का पावर 4, एक तो आर कैंसिल, तो E इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हो गया न्यूटन पर कूलाम में स्टूडेंट। यहाँ तक के आप लोग को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है।